लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम कल पूरा हो गया। इस चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 97 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग को पिछले 5 साल से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत भी अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपकी आशाओं आकांक्षाओं को सम्मान दिया। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल को रेलवे मैप में लाने का अवसर मिला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही। आपका साथ मिला तभी हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश के करीब 50,000 परिवारों को पहली बार बिजली का कनेक्शन दे पाई। ये आपका साथ मिला तभी तो हमारी सरकार अरुणाचल की 40,000 माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय असम के मोरन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिया चलते हैं। अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया। Prime Minister Modi there addressing a rally in और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने येचुरी की शिकायत को खारिज कर दिया है। समिति ने इस मामले की जांच के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत और दूसरी जानकारियां मांगी थी। फीड के स्रोत की जांच के आधार पर समिति ने प्रधानमंत्री के प्रसारण को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे से बाहर बताया। और आइए एक बार फिर से आपको असम के मोरन लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? दागदार लोगों को विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, देश को निर्णायक सरकार चाहिए या फिर सिर्फ नारे लगाने वाली, झूठे वायदे करने वाली सरकार चाहिए? ये निर्णय करने की घड़ी आ गई है। साथियों, मोरान की तो पहचान ही मजबूती से है। जो मोरान की पहचान है वही पहचान पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मोरान मजबूत है तो हिंदुस्तान भी मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहचान सिर्फ एक परिवार की गुलामी करने वाले क्या कभी दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? भाइयों और बहनों, भारत मजबूत तभी हो सकता है जब असम मजबूत होगा, नॉर्थ ईस्ट मजबूत होगा। यही प्रयास केंद्र और असम की एनडीए सरकार ने किया है। यहां के हमारे तमाम साथी एनडीए के सभी घटक असम में भी और दिल्ली में हम भी ये विकास के ही कामों में लगे हुए हैं।
साथियों, उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशहूर असम चाय पिलाने वाले 7 दशकों तक परेशानी में रहे, उनको मूल सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। साथियों, चाय वालों का दर्द ये चाय वाला ही समझ सकता है। इसी का परिणाम है कि दशकों के इंतजार के बाद पहली बार यहां के चाय वालों के बैंक खाते खुले। तो ये सीधी तस्वीर आप असम के मोरन से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के साथ ही तीसरे चरण के लिए भी नामांकन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक जनसभा के अलावा रोड शो में भी वो शामिल हो रहे हैं। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू होकर घाटलोडिया इलाके पर संपन्न होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो से पहले लोगों से भी बातचीत करते नजर आए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहुंचाया है। मित्रों, ये चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर लड़ा जाने वाला है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान समेत बीजेपी और एनडीए घटक दलों के कई और नेता मौजूद रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघाणी और दूसरे बीजेपी प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहे। गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी 1998 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। अपने नॉमिनेशन पेपर इस पार्लियामेंट्री हलके से भर रहे हैं। गुजरात वालों, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट भी आपकी स्टेट के और प्रधानमंत्री भी आपकी स्टेट से। आपने बहुत कोई साधना की होगी जिससे ये दोनों पदवियां आपकी स्टेट को मिली हैं। अमित भाई विशेष रूप से हमारे पार्टी के ऐसे अध्यक्ष हैं कि उन्होंने पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया से लेकर बंगाल तक हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत और शक्ति के साथ खड़ा करने का श्रेय अमित भाई के नेतृत्व को जाता है। और आज हमारी सोच एक है, विचार एक है, नेता एक है। मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं कि क्या आप में एक ऐसी कोई बात है कि जो आप हमें बता सकते हैं, देश की जनता को बता सकते हैं? आपका नेता कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमें सत्ता चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन कुर्सी के पागल नहीं है हम, कुर्सी के दीवाने नहीं है हम। पिछले 5 साल में जो है गांव-गांव में, घर-घर में, बूथ-बूथ पर इन्होंने, अमित शाह जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है।
और एक तरफ में दो जोड़ी, एक तरफ में दिन रात काम करने वाले कभी सोते नहीं हैं, कब सोते हैं पता नहीं चलता है। न तो मैं गुजरात का मतदाता हूं और आज यहाँ पर हमारे अमित भाई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, न तो उसका मैं प्रस्तावक हूं और न तो समर्थक हूं। फिर भी मैंने फैसला किया कि यदि अमित भाई शाह यदि अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर मैं निश्चित रूप से मौजूद रहूंगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, हाई प्रोफाइल गांधीनगर सीट पर इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के लिए समर्थन और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी को कैसे देखा जा रहा है? प्रीति, देखिए अभी अमित शाह जो है अहमदाबाद में अपना 4 किलोमीटर का जो रोड शो है उसको पूरा करके गांधीनगर में कलेक्टर ऑफिस पहुंच चुके हैं। समय दिया गया था लगभग 1:30 बजे के आसपास वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे यहां पर, और अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, नामांकन दाखिल होगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि किस तरह से यहां पर बीजेपी में जिस अमित शाह को जो ये सीट मिली है, जहां से हमेशा लालकृष्ण आडवाणी लड़ा करते थे, उन्होंने लगभग 20 सालों तक यहां पर इसका प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद अमित शाह यहां पर आए हैं, राज्यसभा के वो सदस्य हैं, लेकिन इस बार लोकसभा के मैदान में उतर रहे हैं। और हमने देखा है कि किस तरह से अहमदाबाद में जब इनका रोड शो था तो एनडीए के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया और वो मौजूद रहे, और उन्होंने जो बातें कही अमित शाह के बारे में वो अपने आप में बहुत सकारात्मक रही। और ये दिखता है, स्वीकार्यता दिख रही है कि किस तरह से अमित शाह का जो कद है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बल्कि एक सर्वमान्य तरीके से यहां पर दिख रहा है कि एनडीए में चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो शिवसेना की ओर से, और प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने भी अमित शाह के बारे में कहा कि किस तरह से उनका जो कद है लगातार बढ़ा है और सरकार में या पार्टी में उनकी एक अहम भूमिका भी अपने आप में है। तो ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर अमित शाह का और खासकर बीजेपी के लिए इस पूरे अहमदाबाद में देखने को मिला। और क्योंकि ये गुजरात एक बीजेपी के लिए अपने आप में एक अहम स्टेट हमेशा से रहा है, पिछले 2014 के चुनाव में सभी 26 सीटें बीजेपी यहां पर जीत कर आई है। नरेंद्र मोदी यहां के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पूरा स्टेट और उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब गुजरात से हैं, तो ये एक पूरा सिंबलाइज करता है पूरे देश के लोकसभा चुनाव के मोमेंटम को कि किस तरह से अमित शाह यहां से निकलकर और देश भर में जो उनका चुनावी रैलियां होती हैं उसमें मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एनडीए का जो एक गठजोड़ है, ताकत दिखाने की कोशिश के तौर पर इसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और अपने आप में एक अहम इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य रखा है 300 प्लस का इस बार लोकसभा के चुनाव में, और जिस तरह एनडीए में एकजुटता नजर आ रही है, उसके बाद से ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह है, उनके साथ एकजुटता बनाकर जो एनडीए के सहयोगी हैं वो खड़े हुए हैं। बिल्कुल, प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में लौटे तो नीति आयोग खत्म करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्ता में लौटने पर नीति आयोग की जगह बेहद छोटा प्लानिंग कमीशन लेकर आएंगे। इस आयोग के सदस्य देश के बड़े अर्थशास्त्री और जानकार होंगे। इस आयोग में 100 लोगों से भी कम का स्टाफ होगा। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तेलंगाना की सभी सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने मिर्यालागुदा में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियां ही केंद्र की सत्ता में आएंगी। वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वरम में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की सत्तारूढ़ एआईएडीएमके रही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति के भविष्य की दशा और दिशा भी तय करेंगे। ये चुनावी रण चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी करेगा। हरियाणा से लोकसभा के लिए 10 सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केंद्र में सरकार का गठन किया है।
यही वजह है कि राष्ट्रीय दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार हम अकेले अपने दम पर 10 की 10 सीट लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो 3 सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है, सिरसा, हिसार और रोहतक, अभी 25 फरवरी को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जीत का मंत्र दिया और अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि 7 के साथ साथ ये 3 सीट भी अर्थात 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। हरियाणा जो है वो खेती बाहुल्य एरिया है, राज्य है और किसानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। उनकी जिन्सों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वायदा किया था और सरकार उससे पीछे हट गई, नहीं कर पाई। हरियाणा में सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल राज्य में मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीते दिनों राजनीतिक विरासत के विवाद के बाद चौटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब अभय चौटाला और 2014 में इनेलो से सांसद बने दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक राहें जुदा हो चुकी हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला अब जननायक जनता पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम लोगों के बीच में इसी बात के साथ जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने देश के सबसे युवा सांसद होते हुए 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंच गए थे। सबसे युवा सांसद होते हुए जो काम करवाए हैं पिछले 5 साल में, उनकी तुलना आप बाकी के 9 सांसदों से करके देख लीजिए। बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस के सामने अपनी खोई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। इसके अलावा चौटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है। हरियाणा के लिए ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास होंगे, जहां एक ओर केंद्र सरकार के गठन में ये अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़।